हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और इसमें पाश्चात्य नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, पेपर थर्ड। प्रश्न है, नैतिक नियम के मापदंड के रूप में बाह्य नियम की समीक्षा करें। यानी बाहरी नियम क्या है, नैतिक मापदंड के रूप में उसको बताना है, समीक्षा करना है। क्रिटिकली एग्जामिन एक्सटर्नल लॉज एज स्टैंडर्ड ऑफ मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में एक्सटर्नल लॉ किस तरह से काम करता है, इसको बताना है। तो नैतिक निर्णय हेतु मापदंड अपेक्षित है। हम कुछ निर्णय करेंगे तो इसके लिए एक पैमाना, एक मापने वाला हथियार तो, औजार तो चाहिए ही। तो वो मापदंड नैतिक मापदंड है जिसके प्रतिकूल, जिसके जो है अगर उल्टा चले कोई या अनुकूल या सीधा चले, उसके अनुसार चले होने पर कोई क्रमशः अनुचित अथवा उचित ठहराए जा सकते हैं। यानी एक नियम तो हमको मापदंड के रूप में चाहिए ही, जिसके अनुसार हम ये निर्णय कर सकें कि वो उचित कार्य है या अनुचित कार्य है। अगर उस नियम के अनुकूल कोई कार्य हो रहा है तो उसको उचित कहते हैं, अथवा उसके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चल रहा है तो उसको अनुचित कहते हैं। बाह्य नियम की नैतिकता के मापदंडों में से एक है। बाह्य नियम जो है ये नैतिकता का मापदंड में एक आता है, ये बाहरी नियम ही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य नियम अथवा किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम, या बाहरी नियम क्या होगा, बाहरी कोई सत्ता होगा, उसके द्वारा एक नियम निर्धारित कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। नैतिकता का मापदंड वही होता है। जब कोई बाह्य सत्ता, तो बाह्य सत्ता कौन कौन है, जैसे कि ईश्वर के रूप में हो, समाज के रूप में हो, अथवा राज्य हो, राज्य के दो कानून भी होते हैं, अपने इच्छाओं या आज्ञाओं द्वारा अपना इच्छा वो जाहिर कर दिए कैसे करना है, या उन्होंने आज्ञा दे दिया तो उसके द्वारा जो है हम पर आदर्शों की व्यवस्था आरोपित की जाती है कि ऐसे करना है, इस तरह से चलना है, तो इसे बाह्य नियम यानी एक्सटर्नल लॉ कहते हैं। बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा किसी दूसरी सत्ता पर आश्रित नहीं है, वो जो कह रहा है उसी के द्वारा निकला है, बीच में कोई आश्रय नहीं है। इसलिए इसके आदेशों का पालन अनिवार्य माना गया है, इसको पालन करना ही होगा। ये आदेश हमें भाषण द्वारा, लिखित रूप में अथवा परंपराओं द्वारा प्राप्त होते हैं। राज्य के जो नियम होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, और परंपराएं जो होते हैं वो सामाजिक नियम के रूप में होता है। सामाजिक नियम वो प्रचलित परंपरा के रूप में होता है। तो राज्य के नियम लिखित रूप में संविधान के रूप में होता है, और समाज का जो नियम है वो परंपरा के रूप में मान्य होता है, सब उसको मानते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे लोगों को सिखाते रहते हैं, और सीखते सीखते एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो परंपरा ट्रांसफ़र हो जाती है। बाह्य नियम ही नैतिकता के मापदंड हैं। यही नियम, बाहरी नियम जो है मापदंड है कि कैसे नैतिकता को मापेंगे, उचित है कि अनुचित है। यदि हमारे आचरण इन नियमों से संगति रखते हैं तो ये उचित कहे जाएंगे अथवा शुभ कहे जाते हैं, और यदि इनकी संगति इन बाह्य नियमों से नहीं बैठती तो इन्हें अनुचित अथवा अशुभ की संज्ञा दी जाती है। इन बाह्य नियमों का पालन जो है वो दंड भय के कारण होता है। बिना दंड भय यानी बिना किसी डर के इन बाहरी नियमों का पालन कोई नहीं करता है। इन नियमों के पालन से पुरस्कार मिलता है, कुछ लाभ हो रहा है, पुरस्कार मिल रहा है अगर पालन करते हैं तो, और पालन नहीं करते हैं तो दंड मिलता है, यानी हमको कुछ न कुछ सजा मिल जाती है। तो डर से लोग इसका पालन करने लगते हैं। इनके उल्लंघन पर दंड और पालन करने पर पुरस्कार, अथवा इसको क्या कहेंगे, पुरस्कार का लोभ है अथवा दंड का भय है। इसी कारण व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं और इसी के द्वारा पालन करवाया जाता है। बाह्य नियम के अनुसार कोई कर्म
स्वयं उचित अथवा अनुचित नहीं होता। इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि कोई कर्म जो है अपने आप में उचित या अनुचित नहीं होता है। कोई भी कर्म उचित और अनुचित दोनों हो सकता है। अब फर्क यहाँ पर है कि वो किस नियम से मापा जा रहा है, बाहरी नियम वहाँ पर कौन सा लगाया जा रहा है। इसका औचित्य या अनौचित्य जो है बाह्य नियमों के साथ क्रमशः संगत अथवा असंगत पर निर्भर करता है। यानी बाहरी नियम जो वहाँ पर हम लगाए उसके साथ अगर वो संगति बैठता है, उसके अनुकूल है वो नियम, तभी वो उचित कहलाएगा। और अगर अनुचित है यानी असंगत बैठता है, उसके प्रतिकूल है नियम का, बाह्य सत्ता के आदेशों पर ही इसका नैतिक मूल्यांकन निर्भर है। हम नैतिक मूल्यांकन किसी कार्य का, किसी कर्म का तभी कर सकते हैं जब वो बाहरी नियम हमारे पास उपलब्ध हो। निर्भरता हमारे बाहरी नियमों पर निर्भर करता है। इस प्रकार गुण और जैसे कि शुभ अशुभ है, उचित अनुचित है, ये सब वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये वस्तु पर निर्भर नहीं करते हैं। ये गुण जो है कर्म में नहीं है बल्कि किसी बाह्य सत्ता पर या बाह्य सत्ता के आदेश पर निर्भर करता है। कोई कर्म उचित है अथवा अनुचित है ये बाहरी निर्णय पर, जो बाहरी सत्ता के आदेश है उस पर निर्भर करता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी बाह्य सत्ता के आदेशों को नैतिक मापदंड मानना चाहिए या माना जाए। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग राज्य के आदेश को, कुछ लोग समाज के आदेश को, तो कुछ लोग जो अन्य लोग हैं वो ईश्वर के आदेश को ही नैतिक मापदंड मान लेते हैं, यानी बाहरी आदेश को मानते हैं। इस प्रकार राजकीय नियम, सामाजिक नियम अथवा ईश्वरीय नियम जो है वो नैतिक मापदंड का रूप ले लेते हैं। अब बाह्य नियमवाद की त्रुटियों पर विचार करेंगे। इस सिद्धांत के विरुद्ध जो है निम्न आक्षेप किए जाते हैं। कुछ इस पर कटाक्ष किया जाता है जो इस प्रकार है। बाह्य नियम के अनुसार हम कर्म अपने इच्छा या संकल्प से नहीं करते हैं। अब ये बात हो गई कि बाहरी नियम के अनुकूल या प्रतिकूल होने के कारण हम उसके अनुसार कर्म करते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से कर्म नहीं करते बल्कि बाह्य प्रलोभन अथवा दंड भय के दबाव में आकर कार्य करते हैं। इस प्रकार दबाव में आकर किए गए कर्म को नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण करना समझेंगे। यहाँ पर संकल्प स्वतंत्र का अंत हो जाता है, यानी फ्रीडम ऑफ विल जो है ये नहीं बचता, क्योंकि हम अपने मन से कार्य नहीं कर पाते हैं। यहाँ करना पड़ेगा का भाव छिपा रहता है। जो आदेश है उसके अनुसार हमको कार्य करना ही पड़ेगा, ये भाव रहता है। करना पड़ेगा का नैतिक दृष्टिकोण से कोई मूल्य नहीं है। नैतिक शास्त्र में करना पड़ेगा वाला बात नहीं होता है, यहाँ पे करना चाहिए इस तरह की बात होता है। नैतिकता में हमें चाहिए से मतलब रहता है, न कि करना पड़ेगा से। बाह्य नियमों द्वारा जैसे ही आप सुनते हैं कि करना पड़ेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा, इसका मतलब मजबूरी वाली बात हो गई, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ विल अंत हो जाता है, नहीं बचता है। बाह्य नियमों द्वारा निर्धारित कर्मों को चातुर्य यानी प्रूडेंस, स्वार्थता यानी सेल्फिशनेस तथा कार्यपटुता यानी एफिशिएंसी के नाम से अभिहित कर सकते हैं। यानी ये सब नाम इसको दे सकते हैं कि चातुर्य से हम बुद्धि से, होशियारी से काम करा रहे हैं, हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करा रहे हैं, अथवा हम कार्य के एफिशिएंसी पर कि कितने तेज़ी से काम, कितना ज़्यादा काम कर रहा है, इससे काम करा पा रहे हैं हम। नैतिकता के नाम से नहीं, यहाँ पे मोरलिटी का कोई स्थान नहीं बचता है। दूसरा इसका त्रुटि है, इसमें आक्षेप है कहिए कि बाह्य नियम जो है वो चाहिए के स्थान पर करना पड़ेगा, यानी आउट के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करता है, प्रतिपादन करता है। यहाँ जो दबाव है या बल प्रयोग के आधार पर हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। दंड के भय से किए गए कर्म में नैतिकता का कोई भी अंश नहीं पाया जाता। यहाँ पे
दंड के भय से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें नैतिकता का कैसे कोई अंश हो सकता है? नैतिकता का अंश तभी होता है जब हम स्वेच्छा से कर्म करते हैं। बाहर से लादा गया कर्म कभी नैतिक नहीं कहा जा सकता। बाहर से जो लादा गया है वो कर्म कभी नैतिक हो ही नहीं सकता है। नैतिक होने के लिए स्वेच्छा से होने चाहिए। केवल ऐच्छिक कर्म यानी वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वही नैतिक कर्म या नैतिक निर्णय के विषय होते हैं। बाह्य नियमवाद जो है व्यक्ति की इच्छा या उसके संकल्प अथवा अभिप्राय के लिए नैतिकता के स्थान पर नहीं बैठता या नैतिकता के स्थान का कोई जगह नहीं छोड़ता। तीसरा आक्षेप है कि इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक मापदंड जो होता है वो निरंकुश होता है तथा मनमाना कहा जा सकता है। मनमाना होता है, मनमाना रवैया, जो मर्जी वो करेंगे, यानी जो अथॉरिटी ऊपरी सत्ता है, बाह्य नियम पालन कराने वाले वो मनमानी करते हैं। बाह्य सत्ता के आदेश ही किसी कर्म को उचित या अनुचित की घोषणा करते हैं कि कौन सा कर्म उचित होगा, कौन सा अनुचित होगा, ये बाहरी सत्ता पर निर्भर करता है। समाज, राज्य अथवा ईश्वर के आदेश ही नैतिकता का मापदंड प्रस्तुत करते हैं। यहाँ व्यक्ति की बौद्धिकता कि व्यक्ति में कितनी बुद्धि है उसका थोड़ा इस्तेमाल कर लें, उसके तर्क वितर्क आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार बाह्य शक्ति के मनमाने एवं निरंकुश आदेशों को नैतिकता का मापदंड बनाना कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता। अगला है कि नियम सदैव किसी साध्य की प्राप्ति के साधन रहते हैं। यानी हमको साध्य है, कुछ हमारा लक्ष्य है एंड में उसको पाने के लिए हम नियम बनाते हैं। ये नहीं कि नियम ही लक्ष्य हो जाए, नियम पालन करना होगा। फिर नियम पालन करने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए कि कुछ हमको पालन करने के बाद कुछ मिलेगा। बस पे चढ़ कर के हम अगर कहीं जा सकते हैं, यहाँ से पटना जा सकते हैं, ट्रेन पे चढ़ के पटना जा सकते हैं, तो ट्रेन ही एकमात्र उपाय नहीं है। ट्रेन पे चढ़ना ही होगा, चढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेन तो एकमात्र साधन है। जाना तो हमको पटना है, पटना जाने का मेरा उद्देश्य है। अगर हम इस ट्रेन पे नहीं चढ़ सके, पैदल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, कई माध्यम हो सकते हैं। उसके अलावे कई साधन होंगे जो या तो स्लो या फास्ट हो सकते हैं। यहाँ पर चाहिए वाली बात होगी कि ट्रेन से जाना चाहिए, ये नहीं कह सकते कि ट्रेन से जाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि जो नियम होते हैं वो सदैव किसी साध्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र होते हैं, मीन्स होते हैं। नियम अपने आप में साध्य नहीं कहे जा सकते, किंतु बाह्य नियमवाद बाह्य नियमों को ही साध्य मान लेता है और नियम तक सीमित हो जाता है। बस नियम को मनवाने के लिए ही मारने लगता है। नियम तक ही, नियम से आगे कुछ सोचता ही नहीं। तो साध्य मान लिया उसी को। इन्हीं नियमों को आदर्श मानकर हमारे ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन होता है। वस्तुतः इन नियमों को किसी परम आदर्श रूपी साध तक पहुंचाने का साधन मानना चाहिए। नियम को आदर्श या साध्य मानना कि नियम ही मुख्य है, ये हमारी भारी भूल है। नियम तो साधन है, नियम को उतना कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए। अगला स्टेप है कि बाह्य नियमवाद जो होते हैं वो नैतिकता में कठोरता का भाव उत्पन्न कर देता है, थोड़ा सा क्रूड बना देता है, रूड बना देता है, क्रूएल बना देता है। इसके अनुसार हमें बिना किसी अपवाद के बाह्य नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। अगर आप नैतिकता को मान रहे हैं तो जो आदेश है उसको मानना पड़ेगा वाली बात यहाँ पर है, तो हमको पालन करना पड़ता है कठोरता से। कठोरता का अंश आने से नैतिकता का महत्व जो है वो कम हो जाता है। बाह्य नियमवाद सीमित नैतिकता को प्रश्रय देता है कि नैतिकता हो थोड़ा नियम पर ज़्यादा ध्यान रहता है। बाह्य नियम नैतिकता के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। नैतिकता के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब बाहरी नियम से पूरा नहीं हो पाता। इनका प्रयोग नैतिकता के कुछ ही अंश तक सीमित है, नैतिकता को पालन कराता है कुछ अंश तक, पूरी तरह से नहीं कर पाता। नैतिकता का क्षेत्र
अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। बाह्य नियम इसकी सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। बाह्य नियम एक थोड़े छोटे से पार्ट पर, नैतिकता के छोटे से पार्ट पर इफेक्ट करता है। नैतिकता का क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा, विशाल, व्यापक है। अगला है कि कभी कभी नियम जो है, बाहरी नियम परस्पर विरोधी हो जाते हैं। बाहरी नियम दो तरह के नियम हैं, तो आपस में ही विरोधी होते हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं कभी कभी। ऐसी स्थिति में नियम विशेष को नैतिक मापदंड मानने में कठिनाई होती है कि दो नियम एक ही बिंदु पर है तो कौन से नियम माने जाएं, तो विरोध होता है। तो इस तरह का जो विरोधाभासी नियम हो, क्या उसको हम आदर्श, उसको मापदंड मान सकते हैं? नहीं। अतः बाह्य नियमवाद जो है नैतिकता का संतोषप्रद मापदंड निर्धारित नहीं कर सकता। बाहरी नियम निर्धारित नहीं हो सकता मापदंड के रूप में। तो ये इसकी आक्षेप थी, इसकी आलोचना थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।